and unjust is contextual. What was just a year back may turn out to be unjust in today's context. Changing context should be constantly under scrutiny to prevent the miscarriage of justice. Examine the above statement with suitable examples. What question, sir? Everybody read the question, please. क्या लगता है क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर ये स्टेटमेंट इस बात को उसको एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है क्या लगता है क्या बोल रहा है क्वेश्चन आई वांट टू गेट एनी वो मैं सिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा मुझे अंडरस्टैंडिंग बताओ क्या बोलना चाह रहा है क्या लगता है आपको ठीक है ऐसे सोसाइटी चीज होती है हमारा जस्टिस हमारा लॉ का जो कांसेप्ट है वो चेंज होता है जैसे पहले रिलेटिव टाइम पे खराब नहीं मानते थे खराब मानते चलो ठीक है ओके ठीक है एग्जांपल होना चाहिए देयर शुड बी लाइक दैट कि देयर शुड बी नथिंग दैट इज यूनिवर्सल कोई यूनिवर्सल वैल्यू होनी नहीं चाहिए है ना कोई ये बोल रहा है कि जो आज जस्ट है वो अनजस्ट हो जाएगा आप लोग बोल रहे हो कि हां सर दिस इज सर्कमस्टेंशियल सो इट मींस दैट इफ आई किल समवन दैट कैन बी जस्टिस टुमारो इफ आई डू रॉबरी दैट कैन बी जस्टिस टुमारो आर यू दैट कि एवरी वैल्यू एवरी थिंग एवरी एक्शन या फिर दैट इज कंसीडर्ड जस्ट और अनजस्ट कैन बी वैल्यूड जस्ट और अनजस्ट एवरी कांसेप्ट कैन बी वैल्यूड जस्ट और अनजस्ट इज रिलेटिव या फिर रिलेटिव बोल रहा है ये रिलेटिव टू द कॉन्टेक्स्ट है ना ये कहना चाह रहा है कि एवरी एक्शन इज रिलेटिव टू द कॉन्टेक्स्ट तो एवरी एक्शन इज रिलेटिव टू कॉन्टेक्स्ट ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो यूनिवर्सल हो सकती है और कॉन्टेक्स्ट नहीं बदले तो भी सेम है कॉन्टेक्ट बदले तो भी सेम है कैन बी मोस्ट थिंग देखो मैंने बोला नहीं आई डोंट वांट टू गेट फिलोसॉफिकल टर्म्स को बताओ क्या लगता है सोचो पहले सोचना सोचना जरूरी है हाँ जी और जी बताओ मुझे ऐसा क्या हो सकता है ऐसा हो सकता है क्या क्योंकि पता है कैसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जो इन एवरी कॉन्टेक्स्ट सेम रहे लेकिन मोस्ट वैल्यू ऐसा देखिए कोई वैल्यू नहीं हो सकती ऐसे एवरीथिंग कैन चेंज ओके एंड कैसी वैल्यू हो सकती है आप बताओ कौन सी वैल्यू हो सकती है लव ओके लव बट फिर फेडरलिज्म है थोड़ा जनरल हो जाएगा और कंपैशन बोला किसी ने ऑनेस्टी बोला ये चीजें ये ऐसी वैल्यूज हैं जो हमेशा सही दिखेंगी ना बट आर पे अप्लाई टू क्वेश्चन देखो है ना यहां पे क्या बात कर रहा है जस्ट एंड अनजस्ट की क्या बोल सकते हो कंपैशनेट होना जस्ट अनजस्ट है कंपैशन इन इटसेल्फ इज अ वैल्यू समझ मेरी बात को ध्यान से कंपैशनेट इन इटसेल्फ इज अ वैल्यू जस्ट और अनजस्ट क्या होते हैं एक्शंस है ना जस्ट और अनजस्ट एक्शंस होते हैं वैल्यूज नहीं ये बात समझ में तो जब भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखा जाए तो हमेशा इस बात पे ध्यान दिया जाए कि व्हाट वाज जस्ट अ ईयर बैक मतलब वी टॉकिंग अबाउट सर्टेन एक्शन एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वैल्यू अब इस मान किसी ने ऑनेस्टी बोला है ना नाउ कम टू समथिंग ऑनेस्ट इज डूइंग व्हेन यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हेन यू see any mishappenings any corruption any ill doing in the organization and you come out and see it that is known as doing the whistle blowing है ना whistle blower प्रोटेक्ट करके राइट अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि चाहे कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में whistle blowing यहाँ पे ठीक नहीं है whistle blowing की कौन सी वैल्यू है ऑनेस्टी है ना ऑनेस्टी वैल्यू का मीनिंग क्या है saying the truth as it is अगर सिंपल वैल्यू तो ये मतलब है बट क्या यहाँ कॉन्टेक्स्ट में लेटेस्ट कम टू अ पॉइंट व्हिच इज कि मान लो डॉक्टर है और उसको बिल्कुल शॉर्ट से ये पता है कि मेरे पेशेंट को ऐसी डिजीज है वेयर इफ आई टेल दैट पर्सन दिस पर्टिकुलर डिजीज देन ही विल नेवर बी एबल टू रिकवर वो कभी रिकवर नहीं कर पाएगा कितना मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा उसे तो शुड अ डॉक्टर नाउ बी ऑनेस्ट विद द पेशेंट और नॉट क्या लगता है भाई उसके मेडिकल एथिक्स ये बोलेगा कि नहीं होना चाहिए जैसे पर्सनल एथिक्स नहीं होना चाहिए पर्सनल वैल्यूज हो सकते हैं मैं डिफरेंट बात कर रहा हूं जो क्या करेगा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि थिंग्स एक्शंस always have to be seen in the context values can be universal actions always change as per the context बस समझ आया ये पूरा जो कांसेप्ट है दिस इज अ कांसेप्ट नोन एज मोरल रिलेटिविज्म पढ़ोगे आप क्योंकि मोरालिटी मोरल वैल्यूज एक्शंस आर अल्टीमेटली रिलेटिव आपके स्पेस में किस टाइम में होगा उसके बेसिस पे जज किए जाते हैं क्वेश्चन पढ़ते ही एग्जामिनेशन में एज सून एज एनी स्टूडेंट रियलाइजेस ये किस बेसिस पे है ये क्वेश्चन उसका सॉल्व करना है वहां पे तब भी हमेशा इसका पैरेलल थियरी आएगी इसकी एंटी थियरी आएगी जिसमें मोरल यूनिवर्सलिज्म ये थियरी बोलेगी नहीं ऐसा नहीं है देयर आर ऑलवेज सर्टेन एक्शंस जिनको आप मानोगे ही मानोगे कि ये तो यूनिवर्सल है फॉर एग्जांपल लविंग योर फेलो ह्यूमन बीइंग्स फॉर एग्जांपल एथिकली अपराइट फॉर एग्जांपल सेविंग या प्रिजर्विंग द डिग्निटी ऑफ फेलो ह्यूमन बीइंग कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉन्टेक्स्ट के परे हैं यू हैव टू मेंटेन देम इन एवरी सॉर्ट ऑफ मैनर ये तो बड़ी रिस्पांसिबिलिटी जिस बच्चे को क्वेश्चन करके समझ आ जाएगा उसका आंसर सॉर्टेड है क्लियर बात रीड द सेकंड क्वेश्चन देखो एनवायरमेंट इज ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज द आउटकम्स ऑफ ह्यूमन ग्रीड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेटिंग द डायरेक्शन इन व्हिच एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स इज हेडिंग टुवर्ड्स लॉस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ अब ये कितना क्वेश्चन है हाउ डू यू पुट एंड टू दिस सीधे आपसे स्टेप्स पूछ रहा है हाउ डू यू पुट एंड टू दिस टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड ब्रिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा क्या बोला इसने ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज है वो ह्यूमन ग्रीड की वजह से हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे इंसान ग्रीडी हो गया और इसलिए ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज हो रही है इंडिकेटिंग द डायरेक्शन इन एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स हेडिंग टुवर्ड्स लॉस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बिना पूरी पूरी आप हर ह्यूमन बीइंग के अलावा भी बाकी स्पीशीज लेके जा रहे हो लॉस ऑफ लाइफ लेके जा रहे हो हाउ डू यू पुट एंड टू दिस टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड ब्रिंग इक्विलिब्रियम ना सीधा स्टेप आप एक बार सोचो इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अप्लाई करो 1.5 डिग्री सेल्सियस को नहीं जा रहे हो सी सरफेस टेंपरेचर राइज नहीं हो रहा पॉल्यूशन नहीं आने चाहिए सबको कार्बन न्यूट्रल बना दो सब पहुंच सकते हैं इसमें मैं बोल रहा हूं ये पॉसिबल है नहीं ना देन हाउ डू यू वेरी इन दिस आंसर तो ये सीधा क्वेश्चन दिया गया है इस ऊपर लाइन में बात इफ आई हाइड दिस पर्टिकुलर लाइन एंड दिस राइट हाउ डू यू पुट एन एंड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज बिकॉज़ हाउ डू पुट एन टू ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज तो इसका क्वेश्चन है एनवायरमेंट जैसे तो यहां पे क्या है दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक एथिक्स आपकी हर चीज का क्रक्स आपका निचोड़ करके देगा अगर आप निचोड़ आंसर कर लिया तो यू स्टार्ट लुकिंग एवरीथिंग फ्रॉम एथिकल पर्सपेक्टिव ये क्लाइमेट चेंज ये ग्लोबल वार्मिंग के पीछे एथिकल इशू क्या है ना इस ग्रीड को कैसे कम करना है ये सोचना है एनवायरमेंट की टॉकिंग अबाउट एथिक्स ये तो मैंने भी सोचा है ये है ना तो पहला स्टेटमेंट है दैट इज व्हाट एथिकल अंडरस्टैंडिंग इज जो बताओ मुझे एक और पेज पे एक और पीस पे ऑफलाइन ऑनलाइन एक और पीस पे इसको बच्चे में क्वेश्चन नंबर 2 एवरीबॉडी सिंपल है कोई इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कुछ है सिंपल मुझे सोचने की कोशिश करो कि भाई सामने है हाउ डू पुट एंड टू दिस लाइफ एंड इक्विलिब्रियम एनवायरमेंट क्या लिख सकते हैं इसमें एनवायरमेंट का पर्सपेक्टिव नहीं इंसानियत है ना थोड़ा मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से सोचना है आंसर को थोड़ा ऐसे सोचो लेट्स हैव अ बिट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंक अबाउट इट लोग बहुत ग्रीड हो गए हमें ग्रीड कम करना है हमें ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज चीजों को कम करना है हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं सोचो थोड़ा सा तब लिख दो पॉइंट्स
start looking at environment, if you start looking at animals, if you start looking at environment from an equal perspective, कि भाई इस अर्थ पे हमारा जितना अधिकार है that we have on this planet, the same that should be given to a tree, the same that should be given to an animal. तो क्या लगता है, will that be a solution to this problem? हो सकता है ये? मान लो मैं सोचूं, जब मैं पॉलिसी बना रहा हूं, है ना, मान लो मैं फॉसिल फ्यूल की पॉलिसी बना रहा हूं, ठीक है, अब उस टाइम मैं सोच रहा हूं कि व्हाट इफ कल को जो पॉलिसी है इसका स्टेक होल्डर या फिर ये पॉलिसी बनाने वाला ही, डिजाइन करने वाला ये ट्री हो, एक एनिमल हो, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी वुड दे मेक? व्हाट इफ आई स्टार्ट थिंकिंग कि भाई मैं मेरी जो आइडेंटिटीज है, मेरी क्या है, जैसे मैं बता दूं, आई मे बी अ होमो सेपियन, अ मैन, एन इंडियन, अगर मैं ये सारी चीजें हटा दूं और तब ये पॉलिसी बनाऊं, मुझे ये बताओ कि मैं होमो सेपियन हूं, मुझे पता नहीं मैं ट्री हूं, एनिमल हूं, मुझे पता नहीं मैं मेल हूं, फीमेल हूं, इंडियन हूं या ग्लोबल सिटीजन हूं, अगर मैं तब पॉलिसी बनाऊं तो मैं कैसी पॉलिसी बनाऊंगा? तो मैं ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा जो फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा करे और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करे, नहीं बनाऊंगा क्यों? बिकॉज़ हो सकता है कि उसके इंक्रीज सबसे पहले सेक्शन मेरी स्पीशीज का हो, मुझे पता नहीं कि होमो सेपियन हो सकता है क्लासिक पॉलिसी का समझ नहीं है, बट ट्राई जस्ट ट्राई टू बी विद मी फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन. सिमिलरली अगर पॉलिसी बनाते वक्त मैं सोचूं कि कल को मान लो ये पॉलिसी है ना, ट्री बनाई, एनिमल बनाए, आज हम फॉसिल फ्यूल सेक्शन के नाम पे मान लो ट्रीज खत्म कर रहे हैं, एनिमल्स के हैबिटेट्स को खत्म कर रहे हैं, कल को एनिमल की पॉलिसी बनाए और जो ह्यूमन हैबिटेट है वो खत्म होने लगे, तो इज एक्सेप्टेबल टू मी? नो इट इज नॉट. तो क्या कहते हैं जो ग्रीड है ना, जो डेवलपमेंट के नाम पे हमने ग्रीड रखे, कम्युनिटी नहीं होगी. यही सब कॉन्सेप्ट्स हम एथिक्स में डिफाइन करेंगे. ये कांट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है, ये जॉन रॉल्स का व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, जो मैंने सबसे पहले बताया वो इगैलिटेरियनिज्म है. ये सब कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, यही इम्पैक्ट एप्लीकेशन है. नाम बहुत फैंसी दिखते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है कि भाई कल को अगर किसका हैबिटेट खत्म होना है, whose habitat should be destructed due to development, अगर इस पॉलिसी को एनिमल शेड करने लगे, एक टाइगर एलिफेंट करने लगे, तो मेरा हैबिटेट बचेगा क्या? तो मेरा हैबिटेट खत्म होगा. इसको यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल अप्रोच टू एथिक्स कि भाई कोई ऐसा लोग बनाओ, ऐसी पॉलिसी, ऐसा स्टेप जो सबको एक्सेप्टेबल हो. अगर उस चीज को, सेक्शन को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए कि भाई हां कोई भी पॉलिसी मास्टर सेक्शन दी तो सबके लिए एप्लीकेबल हो, तो हो गया कांट कैटेगोरिकल यूनिवर्सल लॉ. ऐसे करके हमें चीजों को समझना है. एंड दिस विल मूव इसमें बहुत बता देते हैं. अभी थोड़ा सजेस्ट टू जॉइन अप योर ब्रेन, आई वांटेड टू डू दिस. तो एटीट्यूड का टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बोल रहा था है ना, एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसे मोटिवेट करनी है, एटीट्यूड के अंदर आ जाएगा एटीट्यूड, ना. तो दिस क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम चैप्टर एटीट्यूड, बहुत सिंपल टॉपिक है. तो इसका हम पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, कौन से कीवर्ड्स में डालेंगे आंसर में, ताकि हमारा आंसर जो है वो बहुत ही वैल्यू एडिड लगे. फिर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो यहां पे एप्टीट्यूड वर्ड यूज करके वो कैसे इसको पूछते हैं कि कैसे मिशन कर्मियों को ट्रेन करेगा, कैसे इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी बाकी चीजें जरूरत है, एक्सेल को, तो इस क्वेश्चन में आता है. देन एसेंशियल वैल्यूज, तो एक साथ दो क्वेश्चन आए थे यहां पे, डीएनए में टोटल 1 क्वेश्चन आए थे, एसेंशियल वैल्यूज और एक 5 एथिकल ट्रेट्स, एक साथ दो क्वेश्चन आए थे एक पर्टिकुलर ईयर में ना. क्यों आए क्वेश्चन? तो यहां पे ये वाला टॉपिक है एप्टीट्यूड के साथ फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, ना. ये टॉपिक है इसमें. कुछ नाम रखे हैं इंटेग्रिटी, पार्शियल पार्शियल मोटिवेशन, हम 20-25 पढ़ेंगे, तो दैट विल बी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. फिर ईआई मैं बोल रहा हूं हर एक सामने क्वेश्चन आता रहता है, पूरे क्वेश्चन समझ क्वेश्चन आएंगे सबसे आपके बारे में शायद आएगा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहां पे. आई विल गेट दिस योर इमोशनल स्किल्स, योर ईक्यू, देन इमोशनल इंटेलिजेंस, देन इमोशनल इंटेलिजेंस, तो देन ऑब्वियसली राइट क्वेश्चंस होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे हर एक साल में. एक क्वेश्चन यहां पे आता रहता है. तो इसमें क्या पॉइंट्स लिखे सकते हो, बहुत क्लियरली हम उसको डिफाइन करेंगे. मोर थिंग्स सो ऑब्वियसली मतलब जितने भी कोर बेस्ड क्वेश्चन आपको है ना, तो बेसिकली मुझे डिस्टिंक्शन समझाना हो. सो आउट ऑफ 13 theory questions you can divide them into 10 and 3. इस 10 को फर्दर डिवाइड करूंगा, बट 10 and 3, these 10 are basic questions and then these 3 are quotes. है ना, तीन क्वेश्चन आती हैं और पूछता है कि आपके मीनिंग क्या है, इनका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है, इनका रेलेवेंस क्या है, ऐसे चीजें पूछता है. तो इस तीन क्वेश्चन अगर पूरे बेसिक टॉपिक्स आ रही है ना, चाहे कानपुर जैसा पटेल, सोमवीर आनंद, है ना, गुरु नानक साहब, ये सारे टॉपिक्स हैं, वो इसी एक टॉपिक के अंदर समाहित हैं. कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडियन वर्ल्ड एंड देन लेसन्स एंड लाइफ ऑफ लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. तो चार पांच कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, थिंकर, फिलोसोफर, लीडर, रिफॉर्मर, एडमिनिस्ट्रेटर, ना. वैसे 5 तरीके से हम इन सबको पढ़ेंगे. ओके. देन अब ये सिविल सर्विस वैल्यूज है, टॉपिक है. इसमें बहुत सारी क्वेश्चन अलग स्पेसिफिक चीजों पर बता देते हैं. मान लीजिए लॉज जो है कैसे गाइड करेंगे, रूल्स कैसे गाइड करेंगे, रेगुलेशंस कैसे गाइड करेंगे, कॉन्शियस कैसे गाइड करेंगे, ऐसे करके कीवर्ड्स पे हम अपने आप को इतना एबल कर लेंगे कि कोई क्वेश्चन आता है तो दूसरा क्वेश्चन देखो. तो इस क्वेश्चन पर ये लास्ट आया था, तो इस क्वेश्चन पर बिफोर द क्वेश्चन आई द एप्लीकेशन ऑफ एआई एज अ डिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल मीनिंग इज इशू. क्रिटिकल मैटर से पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये सब डिबेट आज के पॉइंट ऑफ व्यू में एआई को एथिक्स से एंड नॉट एथिक्स से एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक किया. कि आप एआई को यूज कर रहे हो रैशनल मीनिंग के लिए, बहुत क्रिटिकल इशू है. अब जितनी भी चीजें आपको कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ाऊंगा वो सारी आंसर में मिलेंगे. तो मैं पॉइंट ऑफ व्यू, तो दिस इज हाउ दिस इज मोर टेक्निकल एप्लीकेशन बेस्ड. ओके. ऑलराइट एवरीबॉडी, सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ the syllabus. We can do the strategy here and then we'll begin with the first topic, ethics and human interface. Okay. Image sending motion, okay, I'm turning that on. हमें पहली 3 क्लासेस समझ नहीं आएगी, ठीक है, उसके बाद समझ में आएगा. पहली 3 क्लासेस में छोड़ दो तो कुछ समझ नहीं आएगा. तो पहली 3 क्लासेस को ऐसे रखो. ओके. चलिए सबसे पहले एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. क्या क्या मीनिंग है इस टॉपिक का? सबसे पहले समझ लेते हैं एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. एनीवन पता है क्या मीनिंग है इस टॉपिक का? नहीं होगी. हां, अब जब एथिक्स और ह्यूमन आपस में इंटरैक्ट करते हैं, है ना, तो किस तरीके का इंटरफेस बनता है? भाई एथिक्स कोई मतलब इवेंट नहीं है ना. एथिक्स इटसेल्फ इज अ कांसेप्ट. तो वो कांसेप्ट, उस पर्टिकुलर कांसेप्ट के सब पार्ट्स ह्यूमन है, हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्शन में आते हैं. तो किस तरीके का इंटरफेस होगा, उस इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं. एथिक्स और ह्यूमैनिटी के इंटरैक्शन की बात करेंगे, उसको बेस करके. तो दिस इज द मोस्ट बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स. राइट. चलिए बेसिक एथिक्स डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले. आगे क्लास में समझेंगे. एथिक्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट सोसाइटी अडॉप्ट्स फॉर इटसेल्फ. एथिक्स आर सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स दैट गवर्न ह्यूमन कंडक्ट इन अ सोशल सेटिंग. और बात समझने को ताकि बटन से एक्सप्लेन करता हूं. एंड साथ में ये वाला पढ़ो, एक ही बोलना. ये तो ये लैंग्वेज पढ़ो पहले. तो सोचो सारी क्लास में फिर तो बहुत दिक्कत नहीं है, बाकी सारी में बेस बन जाए. ह्यूमन कंडक्ट के वो स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी अपने लिए अडॉप्ट करे कि भाई सोसाइटी है वो ये बोले कि एक इंसान को इस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए. अगर ये इस तरीके से कंडक्ट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो गलत है ना. दीस आर द डूज एंड दीस आर द डोंट्स. है ना. फॉर एग्जांपल मान लो सोसाइटी में रह रहे हो, हमें पता है कि आपको रात को 10 बजे के बाद लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है, सोने देना है. तो जब कंडक्ट दैट सोसाइटी इज अडॉप्टिंग फॉर इटसेल्फ, आपको दूसरा मर्डर नहीं करना है, आपको दूसरे की चोरी नहीं करनी है, अगर टू किल समबडी और रॉब समवन एल्स. ये क्या है? दीस आर दोस स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट जो सोसाइटी अपने खुद के लिए अडॉप्ट कर रही है. एंड सिमिलरली दीस आर सेट्स ऑफ डूज एंड डोंट्स आल्सो. एक इंसान ये 3 काम कर सकता है और ये 3 काम नहीं कर सकता. मर्डर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, आपको कर सकता है, एक दूसरे की मदद कर सकता है. तो डूज एंड डोंट्स. साथ साथ में फिर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट हैज बीन अ यूपीएससी क्वेश्चन क्या है? एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव अ राइट टू डू एंड व्हाट इज द राइट टू डू. आपको क्या करने का
सोसाइटी अपने लिए जिन कंडक्ट को एग्रीएबल बनाए और जिन चीजों को करना सही हो, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, these are called ethical theories of ethical actions. For example, touching the field of federal seriousness, self-respect and moral ethics in the universal example of society is many more what this to be of any ethical significance. क्यों हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी बात है, बड़े आइडियल पहले बताने उसके बाद पहले नहीं छोड़ता हम कुछ लोग वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, तो क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है भाई? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने इस चीज को अडॉप्ट किया है। कोई वैसे सोसाइटी में तो मतलब मुझे ना कोई चेस का प्लेयर है उसको उसने एक इंडियन बच्चे ने पैच समझ गया क्या हो गया, बिकॉज़ दे नॉट हैव दिस इन देम, दे नॉट अडॉप्टेड दिस स्टैंडर्ड। एग्जांपल बोलूं तो लिखना साथ में ना, एग्जांपल हो गया मेरी आपका, तो मैंने भाई एनीथिंग प्लीज लाइक दैट, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वी हैव टू पार्टिसिपेट। ओके, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन हो गया एथिक्स का, देन दिस इज पोजीशन जो कि और देख लेंगे हम। अब सबसे पहले एथिक्स क्या है, सबसे पहले क्यों अंडरस्टैंड एथिक्स इज नॉट, एथिक्स इज नॉट द सेम फीलिंग्स, ऑब्वियसली भाई हमारी फीलिंग्स बहुत खराब हो सकती हैं, मुझे इतना रिवेंज करना सकता है कि मैं मॉब लिंचिंग करूं, मैं मॉब वायलेंस करूं, बट इट्स नॉट एथिक्स, एथिक्स इज नॉट फीलिंग्स, एथिक्स इज नॉट रिस्पेक्ट लॉ, एथिक्स से बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट लॉ हो सकता है, बट मान लो ये तो लॉ में अलाउड है ना कि आप पेड़ काट लो और डेवलपमेंट करो, बट इज एथिक्स ओनली अबाउट लॉ? नो, एथिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज अ मोरल गाइड टू द लॉ। एथिक्स बताता है कि लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है, कैसा लॉ बनना चाहिए, कैसा कानून, कैसी पॉलिसी बननी चाहिए। फॉर एग्जांपल सेक्स मैरिज, अभी इंडिया में लॉ नहीं है इस चीज का, पर धीरे-धीरे सोसाइटी में उस चीज की एथिकल अंडरस्टैंडिंग आने लगी है। समझ में बात को? ऊपर क्या डेफिनेशन थी, वो सोसाइटी अडॉप्ट्स फॉर रिस्पेक्ट टू राइट कंडक्ट। अब पहले मान लो सेम सेक्स मैरिज को सोसाइटी अपने लिए एज अ कंडक्ट अडॉप्ट नहीं कर रही थी, राइट? अब सोसाइटी सेम सेक्स मैरिज को एज अ कंडक्ट अडॉप्ट करने लगी है, तो सोसाइटी का एथिक्स चेंज हुए, उसका कंडक्ट का डेफिनेशन चेंज हुआ, एंड देन नाउ वी आर सीइंग द रिलेशन हैपनिंग इन द लीगल फ्रंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि वी वांट द पार्लियामेंट टू डिस्कस एंड डिलीबरेट ओवर द एप्लीकेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। क्यों पार्लियामेंट? क्योंकि पार्लियामेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हम थोड़ी डिस्कस पार्लियामेंट डिस्कस करता है, वी बनाएगा, बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो एथिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट लॉ, इट इज आल्सो एट टाइम्स अ मोरल गाइड टू द लॉ। सो हां बिल्कुल, क्या पॉइंट है ये? दिस पॉइंट इज कि एथिक्स गाइड्स लॉ, सबका समझ में भी, बट समटाइम्स इट आल्सो गेट्स अराउंड। कई बार ऐसा होगा कि लॉ भी एथिक्स गाइड करेगा, ट्रिपल तलाक सोसाइटी में इस कंडक्ट को सही माना जा रहा था, है कि नहीं? बट देन लॉ ने डिसाइड किया कि नहीं ये चीज एथिकल नहीं है, तो हमने इसको क्या खत्म किया, इसको लीगल खत्म करने के बाद क्या हुआ, नाउ द एथिक्स ऑफ सोसाइटी आर चेंजिंग। अब सोसाइटी इस कंडक्ट को सही नहीं मानेगा, एंट्री इनटू टेंपल, समझ में? इस चीज को लॉ ने सही बताया, एंड नाउ वी आर सीइंग दिस हैपनिंग इन द सोसाइटी आल्सो। नाउ दिस कंडक्ट इज एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, तो एथिक्स गाइड्स लॉ एंड लॉ गाइड्स एथिक्स। बोथ ऑफ दीस आर द मोरल गाइड्स टू ईच अदर। ये हमेशा अनंत से चलता रहा है, ऐसे नहीं आज की बात है, हमेशा चलता रहा है। देन एथिक्स इज नॉट रिलीजन बाउंड, ऐसा बोलिए कि नहीं सिर्फ एक रिलीजन ही एथिक्स सिखाता है या एथिक्स सिर्फ रिलीजन से ही एसोसिएटेड है, जो रिलीजन में बोला उस चीज को माना तो एथिक्स नहीं माना तो एथिकल, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एथिक्स इज नॉट जस्ट रिलीजन बाउंड, religious values yes can be ethical, but ethics can also be beyond religious values. तो इन चीजों को जब भी ऐसे बैंड लगाते हैं ना, तो इस तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिख दो, यहाँ फीलिंग लिख दो, यहाँ पे लॉ लिख दो, यहाँ पे आप रिलीजन लिख दो, जो चीजें हैं, and this is ethics. There will be some things that will always be overlapping, है ना? कुछ चीजें ऐसी होंगी जो लॉ में भी होंगी, एथिक्स में भी होंगी, जो रिलीजन में भी होंगी, एथिक्स में भी होंगी, लेकिन कुछ चीजें हमेशा एथिक्स के रिलीजन के परे होंगी। फॉर एग्जांपल है सभी बात करते हैं क्या है, रिलीजन चीजें ना, लेकिन एथिक्स उनके परे है। वही साथ में मान लो अहिंसा देखो, अहिंसा, नॉन वायलेंस, लव, चोरी ना करना, ये सब रिलीजन सिखाते हैं और एथिकल भी है, तो कुछ चीजें हमेशा ओवरलैप करेंगी, कुछ चीजें हमेशा बियॉन्ड भी होंगी। गेट माय पॉइंट? एथिक्स इज नॉट द सेम एज सोसाइटल नॉर्म्स, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। सोसाइटल नॉर्म्स चीजें सभी बात करते हैं चीजें, एंड एथिक्स इज नॉट पर्सनल बेनिफिट। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि मेरा बेनिफिट क्या है, तो पहले तो just looking out for personal benefit is what? Greed. And there is enough in the world for everybody's need but not for everyone's greed. इसकी पोजीशन है, बात बना लीजिए ना, राइट? तो यहाँ से क्या समझ में आ गया, this is not about personal benefit also। अब बहुत एग्जांपल एक बच्चे को लग सकता है, एग्जांपल चीजें को बनाएंगे, है ना? उसके लिए ये चीज बहुत सही हो सकती है, पर क्या चीज सही है? अब यहाँ पे लगाओ जो मैं थोड़ी देर समझा रहा था कि मान लो आप इस चीज को मामले से कैसे देखिए, कोई नहीं है, वैसे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने काट दिया था, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो, you see that you are taking action, and now if I make this action universally acceptable, तो are you okay with that? Can we convert your action into universal law, into universally acceptable action? सोचो, यहाँ से चीटिंग तो कर सकता है, universally नहीं बना सकते, समझ बात को? अब लग सकता है ऐसा, जब मैं एथिकली बनाऊंगा, जब मैं मोरल चार्ट करूंगा, तो ये बात कौन सा पाएगा? लग सकता है ऐसा कि वहां से सब कुछ चीटिंग करते हैं, सबके मार्क्स बढ़िया देंगे, बट नॉट एक्सपेक्टेड। थिंक अबाउट सिविल इंजीनियर जो चीटिंग करके मार्क्स लेके आया है, आप अगर बताने वाले, अब चाहिए आपको इंजीनियर, थिंक अबाउट डॉक्टर, है ना? आप बिल्कुल देख रहे हो लास्ट मोमेंट, उसको सर्जरी करनी है आपकी, चीटिंग करके मार्क्स आए थे, है ना? अ लॉयर विल डिफेंड यू इन अ केस जिसमें कोई नहीं है, आपको मर्डर चार्ज लग गया है, फांसी हो सकती है, चीटिंग करके मार्क्स आए थे, देखा? अब नहीं है ना एक्सेप्टेबल, तो लग सकता है ना ऑटोमेटिकली चीटिंग कर रहा है, हार्मलेस चीज है, बट नहीं है ऐसा, है ना? समथिंग दैट क्रिमिनल कॉन्सेप्ट वर्क्स कि भाई इस चीज को मैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक्शन बना दूं तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है ना? तो इट इज नॉट अबाउट पर्सनल बेनिफिट्स आल्सो। नाउ पहला टॉपिक उसमें अच्छा है, उसको पढ़ेंगे, दैट इज द ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कीवर्ड्स को आप समझोगे तभी आप आंसर को यूज करोगे, क्वेश्चन आते हैं। ओके, एथिकल थियरी टू थ्री ब्रांचेस, तीन ब्रांचेस पढ़ेंगे। The first branch is normative ethics. The first branch is normative ethics. देखो normative ethics कहती है कि what is morally right or wrong, especially during ethical dilemma। अभी भी काम में दिलवा सकते हैं, what is ethical dilemma? हाँ बोलिए, dilemma is conflict between what is right and what you want, हाँ बोल सकते हैं, हाँ आप बोलिए सर। वेरी गुड। dilemma can never happen between one right and one wrong, तो dilemma नहीं है ना, dilemma होता ही ऐसी चीजों में है, या तो दोनों सही हो या दोनों गलत हो, फिर भी करना है, या between two rights or two wrongs, है ना? अब इसका बहुत सिंपल एग्जांपल, बहुत efficient environment and economic development, बहुत efficient एग्जांपल है और बेस्ट एग्जांपल है। अब इससे कोई चीज गलत नहीं है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है ऑब्वियसली सही है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, बात सही है भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जनरल रहेंगे, तो दोनों बात सही है। अब इन दोनों में से किसको चूज करें? That is what normative ethics teaches you. What is right and wrong, है ना? morally क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, उसके बारे में गाइड करता है, स्पेशली एथिकल डायलेमा केसेस में। इसके तीन स्कूल्स हैं, teleological, deontological and virtue ethics। पहले teleological, deontological and virtue ethics। अब इनको एक एक समझो पहले। teleological, देखो telos करके वर्ड होता है, वहां से वर्ड teleological निकल के आया, इसका मतलब है to what end, है ना? to what end, मैंने रिसीव करता हूं कॉन्सेप्चुअलिज्म, भाई इसका टाइटल क्या है, क्या समझा दो इसको। सो व्हेन अब वो बात करना, a guide to what is right and wrong, है ना? इसका गाइड है। अब teleologically जब हम गाइडेड होते हैं, consequentially जब हम गाइडेड होते हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि एक्शन अगर सही है तो सब कुछ सही है। What is right? Something whose end is right. समझो,
ज्यादा लोगों के लिए, तो सबसे लोगों का ग्रेटेस्ट नंबर के लिए ग्रेटेस्ट गुड आप ला सको, है ना? सबसे ज्यादा लोगों का जो भला करे वो चीज सही है। सो मेरे को सही लग रहा है, जो चीज सबसे ज्यादा लोगों का भला करे वो चीज सही है। हाँ, अच्छी बात है। अब इसके लिए लोगों को पास करो। क्या गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा लोगों को भला किया था? क्या? है ना? तो यस, यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से तो सही है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आप ये नहीं देखते हो कि भला किया कैसे। यू डोंट लुक एट द हाउस, यू लुक एट व्हाट इज द एंड रिजल्ट। द एंड रिजल्ट इज दैट अचीव द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस एंड द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। कैसी पॉलिसी बनाई हम? जो ग्रेटेस्ट नंबर को खुश रखे, उसका ग्रेटेस्ट गुड अचीव करे। एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसा काम करे जो उसके डिस्ट्रिक्ट में ग्रेटेस्ट गुड करे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल अपोजिट ऑफ दिस पीडीएस, सपोर्ट पीडीएस और डिस्ट्रिक्ट सिस्टम, राशन देना, सिंपल बोलो तो एक ब्यूरोक्रेट अगर ये इंश्योर कर रहा है कि सबको पीडीएस मिल रहा है, एट द एंड सबको पीडीएस मिल रहा है, तो दैट इज ग्रेटेस्ट गुड फॉर द नंबर नॉट है। एक सिनेरियो बताता हूं, सोचो। मान लो कोई कानून पास हो गया, देयर इज अ लॉ दैट एवरी इंडिविजुअल विल बी गिवन राशन ओनली व्हेन दे विल डू द आधार मोबाइल लिंकेज। ये बात समझ में? तो लॉ पास हो गया कि ओनली दोस पीपल विल बी अलाउड टू टेक राशन whose आधार इज लिंक्ड टू देयर मोबाइल नंबर। यू आर द डिस्ट्रिक्ट, यू अप्लाई दिस। आपको अगले मंथ में राशन बांटना है, ओके, कानून अप्लाई हो गया है, पहले 5 दिन में परसों बांटना है राशन। आपको पता चलता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में तो 10,000 लोगों का लिमिट ही नहीं है, तो इस क्या करोगे आप ऐसे टाइम पे? विल यू अप्लाई दिस प्रोसेस एंड नॉट गिव राशन टू दोस पीपल? दिस इज, ये तो सही ड्यूटी आपकी। आपका तरीका तो यही है कि आप उसको अप्लाई करो, बट आर यू देन अचीविंग द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर? तो 10,000 लोग क्या होगा, राशन का क्या करेंगे? तो एथिकल डायलेमा लीजिए तुम्हें, नॉर्मेटिव एथिक्स, इट गाइड्स यू थ्रू एथिकल डायलेमास। तो इसको चीज करनी है, गोस्ट बेनिफिशियल सरकार के आधार और मोबाइल लिंक करनी थी, यस सर, राशन देना है, 10,000 लोग भूखे रह जाएंगे, पीनेंगे, दोनों चीजें सही हैं। उसके बीच में जब एथिकल कंडक्ट करना हो तो आप क्या अप्रोच अपनाते हो, दैट डिफाइंस योर नॉर्मेटिव एथिक्स। आंसर नहीं चाहिए मुझे, आपको समझ आना चाहिए कि प्रॉब्लम पड़ क्यों रही है नॉर्मेटिव एथिक्स में, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगी जो मैं नॉर्मेटिव सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्टिज्म क्या बोलेगा, टीलोजी क्या बोलेगी, यूटिलिटेरियनिज्म क्या बोलेगा, बताओ। राशन देना है कि नहीं देना है ना? टीलोजी, यूटिलिटेरियनिज्म और कॉन्सेप्टिज्म के हिसाब से तो आपको राशन देना चाहिए, बिकॉज़ अल्टीमेटली दिस विल हेल्प यू अचीव द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। द एंड रिजल्ट हैज टू बी परफेक्ट, द मेथड डोंट मैटर। एंड रिजल्ट आना चाहिए, एंड रिजल्ट ये है कि राशन सबको मिले, बात मुझे कैसे मिले, उसको कैसे मिले, कैसे मिले, बट दिस इज वन पर्टिकुलर थियरी। आई विल डिस्कस इट। नाउ दिस एग्जांपल्स ऑफ फिलोसॉफी इंक्लूड पब्लिक प्रोग्राम्स, बिग डैम्स एंड पब्लिक पॉलिसीज। बड़े डैम बनाते हैं, पानी रोकते हैं, या उसके चक्कर में मछलियां परेशान, या कुछ गांव डूब जाते हैं। 10,000 लोगों के साथ रियलिटी होने का फायदा क्या है? 3 लाख लोगों को पानी मिल गया, 30 लाख लोगों को पानी मिल गया। You had to displace 10,000 people in a dam, but because of that, the end result was that you gave water to 3 lakh people, 30 lakh people. Greatest good for greatest number. तो which number is the greater number? 10,000 or 30 lakh? है ना? तो जो काम इस 30 लाख लोगों के लिए greatest good लेके आए, ethical है। समझ में आई बात? और अगर मैंने choose करके limited को young patient high chance of survival and healthy maximize overall lives saved, है ना? कि भाई 4 ventilator, सोचो, your doctor, your 4 ventilators, your 4 young people and 4 elderly, 4 ventilator हैं, चारों काफी critical, ventilator चाहिए। How do you decide whom to give ventilator? चलो नॉर्मल, अभी तो जरूरत है चीजें, चलो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, नॉर्मल सिटीजंस हैं, ये कर लो इसको। ऑब्वियसली डोंट चेंज द पैरामीटर्स ना। क्या द पॉइंट इज नॉट द आंसर, द पॉइंट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। कि ऐसे टाइम पे डॉक्टर चूज करता है कि अगर मैं इन 4 लोगों को वेंटिलेटर दूंगा तो यंग है, तो इनके चांसेस सर्वाइवल बेटर होंगे। इसी को बोलते हैं वेंटिलेटर, जब उसका ये देखो 3 4 को दिया तो ऐसा हो सकता है कि एंड रिजल्ट ऑफ लाइफ सेव इज 0, राइट? और 3 4 को दिया तो एंड रिजल्ट माइट बी प्लस द 4। तो जब एथिकल डिसीजन मेकिंग सिर्फ इस फैक्टर से हो कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर 4 वर्सेस 0, कैसे होगा? दैट इज नॉर्मेटिव एथिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ, जेंटलमैन, टीलोजी। नेचर इज गाइडेड बाय द मोरल वर्थ ऑफ एक्ट जस्ट बाय कॉन्सिक्वेंसेस। मोरल वर्थ ऑफ एक्ट जस्ट बाय कॉन्सिक्वेंसेस। तो इमोशनली डिफिकल्ट डिसीजन अलाइंस विद द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर? कौन सा समझ टीलोजी का? ओके, द नेक्स्ट थियरी विद normative ethics is that of deontology. Okay, please, the English part. Okay, sure. So the next particular theory within the normative ethics is that of deontology. Deontology क्या कहते हैं? It is a complete reversal of deontology. Deontology says that to focus on the end result. The process, the steps don't matter. Deontology says that भाई सबसे important process है. Process is the most important, steps are the most important, intention is the most important. The end results don't justify the means. The end results don't justify the means. इसमें सबसे perfect आता है. आप समझ रहे हैं? Deontology ethics focuses on the inherent morality of actions regardless of the outcomes. Outcome कुछ भी है, that does not matter. आप मेहनत करो, outcome कुछ भी है, that does not matter. आपकी मेहनत में inherent morality है. आपने चोरी करके एक गरीब आगे पैसे दीजिए तो एंड रिजल्ट डोंट मैटर। आपके एक्शन की मोरालिटी क्या है, आपका एक्शन था कि चोरी करी, उसकी इनहेरेंट मोरालिटी है, क्यों गलत है? द इनहेरेंट मोरालिटी ऑफ रोबिंग समबडी टू प्रोवाइड गिवन टू द पुअर पीपल इज इनहेरेंटली रॉन्ग। योर एक्शन कैरीज अ इनहेरेंट मोरालिटी। इसका परफेक्ट है आपका काउंटर कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। ये लाइन पढ़ो, फिर देखो, इट स्टेट्स दैट वन शुड एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू द मैक्सिम्स दैट कैन बी यूनिवर्सली अप्लाइड एज मोरल लॉ। परफेक्ट। क्या बोल रहे हैं कि भाई वन शुड एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू द मैक्सिम, किसी भी इंसान को इस तरीके से एक्ट करना चाहिए कि अगर उसके एक्शन को हम एक यूनिवर्सली अप्लाइड होने वाला मॉरल लॉ बना दें। इफ आई मेक योर एक्शन टू बी अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल मॉरल लॉ, उस पर्टिकुलर चीज में फिर उस पर्टिकुलर एक्शन को आप मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या फिर सबका बदल देगा? And we are saying that you will steal from someone and give to somebody else. What if this becomes a moral law? A universally applicable moral law, तब क्या करोगे? Will then you support this particular moral law? Is the question. इस particular कांट की कैटेगरी में आप कितने आर्गुमेंट जनरेट करोगे? इसका कोई हिसाब नहीं है। आप कोई भी चीज लगाओगे, for example, stalking a girl. Take this as for a point. If, for example, if a group of boys is stalking a girl and then you apply the Kant's categorical imperative to this particular thing, कि भाई हम एक यूनिवर्सल लॉ बना देते हैं, एक मॉरल है ना, आप अभी मुझे आपकी स्टॉकिंग को स्टॉक, बस ये है कि फ्रॉम नाउ दिस स्टॉकिंग विल बी अ मॉरल यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ, है ना? हमने आपकी स्टॉकिंग के सेक्शन को बिहेवियर को पूरे सब पे अप्लाई होने वाला मॉरल नहीं बना दिया, घोषित कर दिया। अब आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा क्या? टुमारो व्हेन some family member of yours, your wife, your daughter, your sister, when they will be walking and when they will be stopped, then you should have not have any problem with this particular action, because now because आप उसको पता है कि मॉरल हो गया तो आपका बहुत अच्छा एक्शन था, तो मैं मॉरल यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ, तो नाउ इज एप्लीकेबल, नाउ इज एक्सेप्टेबल टू यू। इसी पे एनवायरनमेंट वर्सेस क्वांटिटी लॉ का समझा रहा था।
और आपको लगता है कि हाँ my action is worthy enough to be constructed to be changed into a moral universal applicable maxim allow बिल्कुल perfect go ahead and do it but if not same बात चीटिंग की लगी है जो समझा रहा था आपको किसी के एक्शन का आपको पसंद आ जाएगा है ना मतलब आपके हर क्वेश्चन में एथिक्स के आर्गुमेंट बन सकता है बनाना नहीं आदि में बन सकता है I'm saying this with all confidence perfect क्वेश्चन नंबर 7 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं आप एक लॉ बना देते हैं मॉरल यूनिवर्सल एप्लीकेबल लॉ कि all decisions will now be taken on the basis of artificial intelligence will now be acceptable to you given the fact that AI is biased it can be manipulated with the data it can favor a few स्किन कलर के बेसिस पे बायस है जेंडर के बेसिस पे बायस है नेशनलिटी के बेसिस पे बायस है रेस के बेसिस पे बायस है क्यों क्योंकि डेटा बेस्ड है ना भाई नाउ इज दिस एक्सेप्टेबल टू यू एज अ यूनिवर्सल मैक्सिम बात समझ आ रही है हां जी no this is very much applicable this is not just theory ये तो perfectly applicable है मैं एप्लीकेशन समझा रहा हूं how is this theory this is theory कैसे है ये तो theory बेस्ड एप्लीकेशन में है रियलिटी में है कैसे सिर्फ theory आपको ये तो मैं सारे एग्जांपल से दिखा रहा हूं सारे प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स में क्या है क्वेश्चन है ध्यान में क्रिएटिव क्वेश्चन है तो क्रिएटिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे इस एक आर्गुमेंट बनेगा उसमें कि डेटा कैसे करना है ये था क्वेश्चन हाउ डू यू पुट एन एंड टू दिस ये क्वेश्चन हाउ डू एंड टू दिस इज व्हाट दिस इज हाउ डू एंड टू चेंज टू मेक इट रिलेट एक्शन आर नॉट मोरल यूनिवर्सल मैक्सिम अगर आप कंट्री को समझा दो अगर आप इंडस्ट्री को समझा दो जो पोजीशन करोगे आप इंसान को समझा दो कि जो आप एक बात ना लेके इफ यू आर पॉलिटिक्स द मैन दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन द लॉन्ग टर्म बिकॉज़ दिस इज वो चीज नहीं होगी आपको ये करना नहीं चल रहा है आपको ठीक कैसे करना है वो जो समझो बात को दिस इज नेवर आइडियल वर्ल्ड बट द वन दैट यू एस्पायर फॉर है ना तो ये सब तरीकों से एस्पायर करने के लिए ओके तो लेट्स गो एग्जांपल टू द सेक्युलर लाइफ कॉन्ट्रोवर्शियल वैल्यूज नॉन वायलेंस एज एथिकल ड्यूटीज रेस्पेक्ट ऑफ रिजल्ट्स राइट गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पुल बैक करना थिंक अबाउट इट गांधी जी pulled back from the non-cooperation movement despite knowing that this movement can lead to India's independence or a case of his status. Despite that, pulling back from the movement because the movement became violent. This was a core theological phenomena that I am focusing upon my actions, my means. My means will justify my end result. Every my means are the end in itself. मेरा तरीका मेरा रास्ता ही अपने आप में सर्वोपरि है. The means is something that is paramount. There is a book theories. कि virtue ethics without moral philosophy. Virtue ethics emphasizes moral character, virtue the honesty, courage, moderation वगैरह. So virtue ethics क्या होती है? कि any action अब देखो वापस मैं यहाँ पे कोट बोलना. What are we saying? The guide to morally right and wrong. ठीक है? सबसे पहले देखा something is morally right or wrong based upon its end result. फिर देखा something is right or wrong based upon its process. Upon its means. Upon how it's done. Last में virtue ethics कहता है कि anything that upholds virtues is right. Anything that puts down virtues is wrong. Simple. कोई ऐसी चीज जो virtues को uphold करे वो सही है जो virtues को put down करे वो खराब है. सिंपल है. ओके वो virtues honesty, courage, moderation वगैरह जब आप प्रोग्राम करते हो चार virtues देते हैं वो that can be seen. ओके तो बहुत सिंपल है कि कोई भी चीज की virtue को uphold करे that is correct. Any virtue upholding virtues is correct. Something that is putting virtues down is incorrect. इसे बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दिया. यहाँ पे एक चीज मैं इसको बोलने में most balanced virtuous life. मैं समझा देता हूँ ताकि दाव भाई आगे समझ में आएगा. बस so this is Greek Trinity. Socrates, Plato, Aristotle ना ये Greek Trinity कहलाती है. अब इनको बात करेंगे बट Socrates के शिष्य Plato के शिष्य Aristotle थे. अब इन तीनों ने ये virtuous life की बात करी है ना? और इनके हिसाब से वही है virtuous life जो virtue को uphold करे. Virtue ethics यही है जो virtue को uphold करे. तो ये uphold होगा कैसे? इसको ये कहते हैं जो तरीका इसको बोलते हैं golden mean. Golden mean किसी भी इंसान को ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए. What kind of a life should somebody live? So somebody everybody should live a life based upon the golden mean. How? For example, these are the two extremes of actions that somebody can take. है ना ये दो बहुत extremes हैं. किसी चीज for example one is कायरता, cowardice इसको बोलते हैं. और दूसरा क्या है? इसका बिल्कुल पता है. नहीं, करेक्ट नहीं समझा. Cowardice का बिल्कुल उल्टा recklessness. समझ बात को. You're standing on the 8th floor of a building. Is it courageous to jump from there? मैं तो बहुत बेवकूफ जंप कर जाऊंगा. ये क्या करेज हो गई? मैं बहुत ही तेज बाइक चलाऊंगा. और 80 क्रॉस बाइक पे. बहुत ही courageous बहुत ही brave हूं. This is courageous and bravery? No. This is not courageous and bravery. This is recklessness. Consider the situation. कहीं कुछ ऐसा एक बिल्डिंग में नहीं बोलने कुछ बोलते हैं. कहीं कोई फ्लड आ गया है ना? हाँ नहीं वैसे भी वाल में दिक्कत ही है. तो बोल नहीं है क्या? मान लो फ्लड आ गया है. And you just flooded. You have seen water logging everywhere. It's hugely flooded. Now you see that somebody's trapped. है ना? कोई trapped है उसको बचाना है. What will be cowardice? मुझे क्या लिया? है ना? मैं देखा ना सोचा. That is cowardice. That is कायरता. कि भाई सोचा भी नहीं किसी की लाइफ सेव करने के बारे में. I'm not thinking about it. Not thinking a thought. That is cowardice. कायरता. दूसरा क्या है? मेरे को लाइफ जैकेट चाहिए. मैं अभी कूदा इसमें. मैं क्या पानी? I'll jump. I'll bring the person out and I'll be a natural sensation. That is recklessness. करेज क्या है फिर? करेज है इसके बीच का golden mean. तो क्या बोलेगा? मूवी नहीं फिल्म है बेवकूफ बना के नहीं करना है. Take a life jacket. If you know how to swim, take a life jacket. Take a life jacket for the person. Take oxygen cylinder maybe. And then go and save that person. That is called being courage and having bravery. Being brave, being courageous. अब देखो virtue uphold हुई कि नहीं हुई? ये करने से virtue uphold हुई ना? That is what is said कि भाई don't live your life on extremes. Then that is not a virtuous life. Your life should be lived on the golden mean between the two extremes, and then you will be living a virtuous life. समझ आया बात? तो दिस इज वन एग्जांपल. बेसिक सिंपल फंडा ये है. नॉर्मेटिव एथिक्स जिसको समझाइए एक बार समझा लो क्लास में. नॉर्मेटिव एथिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ एथिक्स जो गाइड करती है आपको राइट या रॉन्ग के बारे में कि क्या चीज राइट है, डूएबल है या कर सकते हो, क्या चीज रॉन्ग है. इसकी अलग-अलग फिलॉसफीज है. फॉर एग्जांपल वन फिलॉसफी रिलेटेड इसको आप टीवी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो जो बोलती है दैट राइट या रॉन्ग डिपेंड्स अपॉन द एंड रिजल्ट. इफ द एंड रिजल्ट इज राइट, द एक्शन इज राइट. If the end result is wrong, the action is wrong. The consequence of something, the utility of something. This also says that you have to always aspire to achieve the greatest good for the greatest number of people. If you are achieving the greatest good for the greatest number of people, anything that you do is going to be right. If not, that is going to be wrong. Then the second theory of ethics is deontology. Deontology says that your means will justify your end. आपका means सही होना चाहिए, आपका तरीका, रास्ता, प्रोसेस, स्टेप्स सही होने चाहिए. If they are right, everything is right. You are morally guided to do the right thing. And if not, then you are doing the wrong thing. The end result won't matter. The end result, the means is in itself the end. And then there's the last theory of ethics is virtue ethics. Anything that upholds the virtues is right, and anything that puts the virtues down is wrong. Now, okay? Anybody in offline has any doubt about this particular theory? तो पूछो. मुझे समझ नहीं आ रहा. Again. Okay. I'll ask you the same flavor question again. In a situation of flavor, somebody's trapped. What action will be right or wrong? An action that doesn't even let
you save the life of a person? Or an action that will make you be reckless and even maybe you will also die when saving another person? That is the right action. Or an action where you take a balanced approach, you will take the necessary precautions and go and save the person also, saving your life as well. Which particular action of yours do you think will uphold the virtue of life or the virtue of value? Obviously, that particular thing is not as virtue ethics. So, whereby any action of yours that upholds virtue is right. The example, the step where you are empowered doesn't uphold virtue, so wrong ho gaya. Where you become reckless, that also doesn't uphold virtue, so wrong ho gaya. When you are courageous enough and smart enough to use the right kind of methods to save the person, that is the right step. And hence, which action will be right? ये वाला. Which will be wrong? The opposite step वाला. यही कहते हैं virtue ethics. आप virtue को uphold करके अपने decision को लो. That is virtue ethics. आगे निकालना है. हाँ. नहीं, यूटिलिटेरियनिज्म अपने आप में सही गलत नहीं है. यूटिलिटेरियनिज्म के बेसिस पे सही गलत डिसाइड करना है. Okay, so basically what he's saying is कि मान लो इंडिया है ना, यहाँ पे अलग धर्म के अलग पंथ के लोग रहते हैं, and I'm making a law where I'm seeking the benefit or the fulfillment of the majority and the majority community. तो ये चीज ethical करने के लिए again my point is same on the basis of utilitarianism necessarily, on the basis of Kant's critical necessarily. Wrong, same. क्या? Because your duty was not to please the majority community. Your duty was to make the right law for the entire nation. क्या क्या? हाँ, अगर इंटेंट ये है कि मैं बस majority community को benefit करूँ, then that is not right. हाँ, your intent या तो means क्या है? जो भी से बात कर रहे हो means versus end की, या तो means आपका intent एक है कि मैं अपना intent से कानून बनाने के पीछे. Your means और intent should not be biased. अगर unbiased कानून बना लो, फिर भले ही majority community doesn't matter. समझ रहे हो बात? अगर आपका means आपका intent सही है उस law को बनाने के पीछे, even if it benefits the majority community doesn't matter. Your means or intent has to be right. तो उस केस में तो फिर हम देख ही नहीं रहे ना कि रिजल्ट क्या है. We're only seeing what the means is. Okay? कुछ तो तरीके से again point है, अगर दूसरे लोगों को harm हो रहा है, your liberty stops where it starts infringing someone else's freedom. Simple है. तो दूसरे लोगों को harm हो रहा है, उसको रुक जाना चाहिए. No, spirituality again, you're not living in a country that is known as spirituality. It is running. तो specially कर देता हूँ कि जैन कम्युनिटी कोई लोग मुंबई में कुछ पिक्चर्स को क्या करेंगे. अब मुझे किसी की बतानी है, हाई कोर्ट के पास गया, बाकी लोगों के बाकी उनको पता नहीं किस फैमिली में हो रहा है. तो हाई कोर्ट को कैसे सोचना चाहिए? सो हाई कोर्ट के दो रास्ते हैं. एक तो रिलीजन वाले लोग सोचे, या एक वो हेल्थ वाले लोग सोचे. द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी लिव इन, हेल्थ ऑलवेज सुपरसीड एथिक्स. लोग हेल्थ सोचेंगे, तो बिल्कुल अगर हेल्थ खराब हो रही है तो वो स्टेप्स को लेंगे एंड द फॉर्मल इंफेक्शन विल बी टेकन ऑन प्रॉपर साइड. सिंपल सी बात है. यहाँ पे तो एथिक्स से ज्यादा वी आर स्पीकिंग अबाउट लॉ, बट क्या लेट्स टॉक अबाउट एथिक्स आल्सो. हाउ शुड हाई कोर्ट थिंक इफ यू टेक फ्रॉम यूरेनियन पर्सपेक्टिव? कुछ लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मेजॉरिटी की हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यूरेनियम. तो ये चीज सही है, तो उसको बता दो, है ना? एथिक्स के साथ बिल्कुल सही है चीज. इसी चीज को बात करते हैं. तो देख लो, कल को सबको अलाउ होना चाहिए. जब कुछ को जांच लाना निकलो, तो फिर बोलना कि डॉग बाइट हुई है जी, है ना? तो बाकी लोग शेयर पाएंगे, फिर अगर उसको करेंगे. Get it? So it should always be from ethical tenets. So now I take some online doubts. And online doubts कुछ आप chat में पूछो, कोई डाउट है, I take some doubts because I know first class है. सब कुछ कुछ कितना फोकस trying to simplify from my end, but it can still look like. If you consider seeing from lens of teleology, then it is right. However, when considered from the prism of teleology, it is also what can be from these two. वो actually नहीं. हाँ, इसका आंसर यही है. जो मैं बोल रहा हूँ वही है. From the perspective of teleology, it is one. From the perspective of teleology, it is one. यही है इसका आंसर. अलग अलग पढ़ते हैं. शेड्यूल कमेंट करें भाई. मिल जाएगा भाई. क्वेश्चन पूछ लो. सब consider means और ends virtue case नहीं. You just seek virtue. Virtue uphold हो रही है कि नहीं? बात करें. How means are you? How means are important in ethics. मतलब तरीका. किसी काम को करने के पीछे का इंटेंट आपका तरीका सही है कि नहीं? चोरी नहीं करो पैसा बांटने के लिए. नोट्स तो जो आप मतलब आपके जो बुलेट है उसमें जो मैं कुछ विषय बता दूं तो समझ में आ रहा है. सेट बात करें. कंक्लूजन नहीं, कंक्लूजन करना सिखाया क्या? फिर तो जो जितना पैसा उससे पूछ रहा हूं. कंक्लूजन के लिए इतना करनी है अभी. जस्ट चूज वैल्यूज को बोल रहे हो, करेक्ट. नहीं, हर केस में मींस इंटेंट नहीं होता क्वेश्चन. जैसे मैंने एग्जांपल इंटेंट को स्पेसिफाई कर दूंगा. मींस गलत है, है ना? इसलिए मैं क्या कर सकता हूं? एथिक्स नॉट पर्सनल फीलिंग्स. बोला तो वही बात है. मींस नॉट गलत है. आप क्या लगेगा? उसको पहले बोलो, कितना लगेगा? अरे क्वेश्चन से पहले कंक्लूजन करना है. नहीं जाने के समझा रहा हूं, समझो बस. ओके, सबका ये कंक्लूजन क्या कंक्लूजन है? ठीक है. ओके, लेट्स मूव इट. ओके, एनी डाउट्स? इट विल बी बेटर कंसीडर स्टेप्स फ्रॉम एथिक्स. अरे बताओ बताओ भाई. और तुमको किसी तरह सोचो, मेरे पास सिखाओ. सोचो. Is it correct to say ethics is not for personal benefit? Can exist at moral morality? क्या? Because morality exists at individual level. हाँ, ठीक है. Is ethics respect for respect for everyone, everyone have different respect for actions? Okay, don't see a question there. All right, ठीक है, चले. We move ahead. हाँ जी. बोलो. The difference between? हाँ, तो दोनों से हो सकता है. कोई दिक्कत नहीं. देखो, समझो बात को. Everyone understand. Ethical theories are never mutually exclusive. One particular action can be right from all the perspectives. बात समझना भाई. Let us take Gandhiji's withdrawal from NCM as a case. ठीक है? समझना ध्यान से. Now, the middle part में पहला पार्ट ये बोलता है, but यूनिवर्सिटी है ही, है ना? यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी चाहिए कि भाई हमें मींस देखना, मींस लगाना पड़ेगा, नहीं करेंगे इसको. Right? Now let's look at the virtue ethics. By doing this, Gandhi is upholding the virtue of non-violence. तो किसी हो गए. So as per virtue ethics, what is correct? Let's flip the picture now. Let's come from the perspective of consequentialism. अब generally accepted बात ये होगी that from the perspective of consequentialism this is wrong. है ना? कि भाई आखिर में NCM के साथ-साथ dominant status या independence आते तो Gandhi से क्यों होगा? Consequentialism ये बोल रहा है ना, status status मिलेगा. Why we have to focus upon the virtue of it? फिर तो मान लेने के लिए आपको क्या लग रहा है? आप independence को independence करो. सोचो. ये guarantee है नहीं? Independence मिल जाती. What if there was brutal state repression that ended up killing thousands? What if there was such a brutal state repression that would have ended up killing thousands of people? तो हम क्या करते? उस केस में तो फिर consequentially सही हुआ decision. तो मैं बोलूं कि एक particular decision को multiple perspectives, multiple angles से देखोगे. And they can all be right or all be wrong also, ना? तो कोई दिक्कत नहीं है. आएगा. Alright, चलो, we move ahead. Then the second portion or branch of ethics is descriptive ethics. तीन बातें एक normative, उसके अंदर तीन हो गई, फिर prescriptive. सबसे पहले हमने branch of ethics पढ़ी, उसमें normative तीन पढ़ी, and now we go to the second branch, and the third branch is descriptive. मेरा concept बस ये है. Descriptive ethics studies how people actually behave and what moral standards they follow without prescribing what is right or wrong. Simple. Descriptive, है ना? Describing something, है ना? Understanding how people study. This is the study. मैं use नहीं करता. This is the study of how people actually behave. What moral standards they follow, what moral standards they uphold, what moral standards they let down. Without focusing upon what is right or wrong. हम ये judgment नहीं देते हैं. ऊपर ये था ना normative में. Normative was about guiding, about right or wrong. Descriptive is not about that. Descriptive is very simple study. कोई तो चाहिए मैसेज जजमेंट बता दे, है ना? सिर्फ समझे. Descriptive is about studies of how people actually behave and what moral standards they uphold without focusing upon what is right or wrong. It explores how ethics
एथिकल नॉर्म्स की वो अलग कल्चर में अब इसके दो पर्टिकुलर फंडामेंटल फिलॉसफीज हैं, एक एथिकल सोशलिज्म यूनिवर्सलिज्म जिसको बोलते हैं और दूसरा एथिकल रिलेटिविज्म। अब सिंपल सा एथिकल सोशलिज्म एक स्टेटमेंट नहीं है, क्या मतलब एथिकल सोशलिज्म? एथिकल सोशलिज्म से दैट सम मोरल वैल्यूज आर यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग, चाहे किसी सिचुएशन को किसी कॉन्टेक्स्ट में जाओ कहीं भी जाओ, कुछ मोरल वैल्यूज हमेशा बदलती रहेंगी, इसका मतलब है आप किसी का मदद नहीं कर सकते, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं एथिकल सोशलिज्म ये कहता है कि देयर आर सर्टेन वर्चुअस वैल्यूज भी यूज करता हूं, देयर आर सर्टेन मोरल वैल्यूज दैट आर यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन वेयर यू पुट देम। रिलेटिविज्म मतलब नहीं ऐसा नहीं है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कुछ स्पेसिफिक है, तो आप देखो बात समझो, अगर मैं अगर मैं आपको पॉलिटिकल से करो एब्सोल्यूटिज्म रिलेटिविज्म और इसको बता देता हूं एथिकल सोशलिज्म बोलते हैं समोरल वैल्यूज चेंजिंग ऑफ सिचुएशन, एथिकल रिलेटिविज्म मतलब जस्ट स्पेसिफिक बस इतना। तो यहां पे जजमेंट है क्या? यहां पे बता रहा है कि आपको कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है? नहीं, दिस इज सिंपली अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव एंड व्हाट मोरल स्टैंडर्ड्स दे फॉलो इन डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट रिलीजन एंड डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स। उसकी स्टडी है यूनिवर्सलिज्म एंड रिलेटिविज्म, बस इतना सिंपल है। नो मोर नॉलेज नो जजमेंट कुछ नहीं लगा, इसमें डालना फिर हम है ना कि हां अब हम बोल रहे हैं कि सोशलिज्म के अंदर मर्डर नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, तो हमारे ऊपर है। जैसे अगर मेरे से पूछो तो मुझे लगता है कि मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू, उसका कोई मतलब वो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन से चेंज नहीं हो सकता, तो दैट विल बी अ एथिकली एब्सोल्यूट वैल्यू, एथिकली यूनिवर्सल वैल्यू, बस हमारे लिए एंड दिस कैन चेंज। फिर वो बोलते हैं बोलते हैं नहीं भाई सबसे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट से बोलते हैं, ऐसा नहीं आप बोलो कि मर्डर मर्डर समथिंग सेम एज एथिकल सोशलिज्म, नो सेल्फ डिफेंस हो सकता है, राइट? फिर एथिकल सोशलिज्म का मान लो सी व्हाट इज एथिक्स, वेरी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। एक इंसान बोला कि भाई एथिकल सोशलिज्म नॉट किल एनीबॉडी एल्स, ठीक है, आप इसको मार नहीं सकते, रिलेटिविज्म आपको नहीं क्यों भाई मान लो मुझे मारना चाहता हूं तो मार सकता हूं, इट्स नॉट किल बैक, अभी यूनिवर्सलिज्म अभी आपको छोड़ने तो है नहीं और अभी जैसे करना है तो क्या बोलेंगे नहीं, मतलब सेल्फ डिफेंस कर रहे हो ना, लेकिन इंटेंट इज नॉट टू किल, योर इंटेंट इज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल जैसे किसी बॉर्डर पर ध्यान रहा है और उसने सामने वाले एनिमी को शूट कर दिया, अ पर्सन सोल्जर स्टैंडिंग एट द बॉर्डर शूट्स द एनिमी, then the aim of the soldier was not to kill or neutralize the enemy, the aim of the soldier was to protect the national boundary, national integrity। तो स्टिल हम बात कर रहे होते हैं कि killing somebody else is wrong, morally universally wrong। तो सोल्जर कर रहा है वो किसी की हत्या नहीं है, वो आत्मसंरक्षण है, it is self preservation, it is protection of national integrity, not murder। murder जब हम बात करते हैं तो taking somebody else's life just for the sake of taking somebody else's life, मारने के लिए जब मारना है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इधर very fascinating when it comes to debates and discussions, और ये चीजें दिक्कत भी है, लोग आर्गुमेंट में ही फंसे जाते हैं। खैर क्लियर वाली बात नहीं, एब्सोल्यूट रिलेटिविज्म है नाउ दिस अप्रोच हेल्प्स अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी एंड प्रमोट्स टॉलरेंस इन मल्टीपल सोसाइटीज, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई समझ पाएगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिलेटिव होती हैं, सर्टेन वैल्यूज एंड ऑलवेज मोरली रिलेटिव, वो हर जगह सेम नहीं होती, हर जगह सेम नहीं होती, तो क्या होगा? टॉलरेंस डेवलप होगा, दूसरों की वैल्यूज के लिए काम करते हैं उनके लिए टॉलरेंस डेवलप होगा। अब जैसे पर्सन माइट थिंक दैट कंज्यूमिंग मोरल रिलेटिविज्म इज एन इमोरल एक्टिविटी, बट अगर वो मोरल रिलेटिविज्म पढ़ेंगे तो वो समझ पाएगा कि कुछ कल्चर्स में ये चीज सही मानी जाती है, उनका इंटेंट ऐसा खराब नहीं है उसके पीछे, इट इज जस्ट हाउ दे आर, इट इज जस्ट हाउ दे डेवलप्ड। So you can have your own ethical set of values, moral set of values, but that does not mean that everybody should have the same set of values, that is what is known as tolerance। बात समझ में सबको? ये बेसिस ऑफ फंडामेंटल फंडा है। Okay, then last is the meta ethics। Meta ethics explore the nature, meaning, origin of ethical concepts, asking questions like what is morality, why should it be ethical, किसी चीज में मेटा वर्ड ऐड करते हो तो उसके बारे में बताते हैं। जैसे मान लो मेटा डेटा, आप लोगों को पता नहीं कितने सुना है, दिस वर्ड कॉल्ड मेटा डेटा। जब हम ये टीटीएम वगैरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, डेटाबेस डेवलपमेंट करते हैं, तो मेटा डेटा इसका मतलब क्या है? डेटा अबाउट डेटा, या फिर उसमें क्वेश्चंस अबाउट द डेटा इटसेल्फ, क्वेश्चन अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा इटसेल्फ। डेटा की कंक्लूजन नहीं पूछे हम ये नहीं कह रहे कि कास्ट सेंसस आपने निकाला तो आप ये निकाल सकते हैं, दिस इज तो अ डिफरेंट थिंग। वी आर आस्किंग कि जो डेटा निकाला है ना, ये निकाला क्यों? What was the need to come up with it? What strategy did you utilize to collect the data in the first place? तो जब इस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, उस प्रोसेस के बारे में, तब उसको बोलते हैं मेटाडेटा। अब मेटाडेटा समझ आ जाएगा। मेटाडेटिक्स द नेचर, मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ एथिकल कांसेप्ट्स, एथिकल कांसेप्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, मोरल रिलेटिविज्म आया क्यों, सोशलिज्म आया क्यों, लिबरलिज्म आया क्यों, एथिकल होना ही क्यों है, क्या जरूरत है कि एथिकल थ्योरीज पढ़ना है? तो when you start questioning and question the origin of the meaning of ethical concepts known as meta-ethics, it addresses meta issues such as whether ethics is a reasonable emotion, it also considers metaphysical issues like ethics is universal और human concept। अच्छी बात है, सुनो क्या जरूरत है मेटाएथिक्स में? फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू डायरेक्टिव मोड। आपने एथिकल थ्योरीज पढ़ी है ना, सब कुछ आपने नाउ समझ में करना आस्क यू एथिकल थ्योरीज क्यों पढ़ रहे हो, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडीइंग एथिकल? अब टू बी एथिकल है ना, वो समझ में आएगा भाई, मार्क्स तो रही, उसके अलावा अगर वो समझ में आएगा एथिकल थ्योरीज पढ़ के एथिक्स एथिकल होना कैसे, हाउ टू एथिकल, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल बी व्हाट इज द नीड ऑफ एथिकल, what is ethical? Because then I will be able to take the best kind of decisions, है ना, applicable in society. But who will decide what the best kind of applicability in society? बात समझिए, my rationality will decide it, है ना, मैं मेरी सोच में कॉन्शियस सोचेगी, मैं उस पे बात करूंगा, rationality लूंगा, रीजन लूंगा, लॉजिक लूंगा, मैं रीजन में लॉजिक will decide the rightness and wrongness of a particular theory। समझो कहां से स्टार्ट किया था, है ना, ethical theory क्या है, इसको क्यों पढ़ना है? अच्छा इसको पढ़ने से सही डिसीजन लोगे, हां कैसे लोगे, किस चीज पे बेस्ड है ये सही और गलत होना, कहां से ओरिजिन क्या है? फॉर एग्जांपल कोई तीस को बोलेगा कि the origin of all ethical theories is God, प्रभु का वचन ही मॉरल है, कर सकते हैं, तो God is saying is absolutely correct and undebatable, undoubtable। दूसरे नाम के ये तीसरा बोल दिया, ये तीसरा बात है, ये क्या बात कर रहे हो? गॉड से बीच में आ गया, एवरी एथिकल थियरी इज अ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, इंसान बना रहे हैं बात, सच बोलना झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, डर डालना, इंसान बना रहे हैं, ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है एथिकल थियरीज का। अब एज अ स्टूडेंट यू डोंट हैव टू पास जजमेंट कौन सी कौन गलत है, यू अंडरस्टैंड दैट टू काइंड ऑफ थियरीज, द ओरिजिन ऑफ एथिक्स कैन बी डिवाइनली डिविनिटी एंड ऑफ एथिक्स कैन आल्सो बी ह्यूमन कंस्ट्रक्ट। बात समझ आ गई? यही बात यहां पे लिखी हुई है। इट एड्रेसेस मेटा इश्यूज जैसे वेदर एथिक्स इज रीजन और इमोशन, तो कहां से निकल रहा है एथिक्स, आपको क्यों लगता है कि सच बोलना चाहिए, आपका लॉजिक है इमोशन से बोल रहा है,
अगर लास्ट में है फॉर्मेशन में लिखा कि एथिक्स जो है यूनिवर्सल है कि रिलेटिव है, ये क्वेश्चन मेटा एथिक्स से पूछेगा, उसके बाद दो थ्योरीज निकल जाएंगे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की। एथिकल एक्शंस को मोशन की बेसिस करना है, रेशनैलिटी की बेसिस करना है, उसके बाद थ्योरीज निकल जाएंगी। तो मेटा एथिक्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, देन यू डिसाइड ऑन द थ्योरीज। ये राउंड बाकी सब हम पढ़ लेंगे, जब फिलोसफी थिंकर्स पढ़ेंगे। हां जी, these are the three branches of ethics। अब वैसे तो इतना पढ़ते मेरे हो जाएगा। अगर यहां पे समझ आ गया तो उसके बाद चीजें बहुत आसान है। How ethics can be followed in services, not relevant question right now। Okay, any doubts till what we have read? I know I'm very slow, but need है, अगर अभी इस बात में कोई चीज समझ नहीं पाएंगी और कंफर्मेशन यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी ये चीज है। ओके, इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट, डिस्कशन, डेरिवेशन, आप कितना सोचते हैं इस बारे में, बट प्लीज रिमेंबर अल्टीमेटली हाँ एथिकल इंसान बनना चाहिए, बट आपका एम मार्क्स लाना है। बहुत जल्दी से बैठोगे, बहुत तेजी से बैठोगे। एक टाइम था जब शायद कुछ चीज काम करती थी, साल में बैठ के सोचो कि हाँ कौन सी चीज एथिकल है, कौन सी एथिकल नहीं है। आज का टाइम नहीं है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एग्जाम। फोकस अपॉन हाउ टू ईल्ड द बेस्ट मार्क्स पॉसिबल। और बताइए आपको एथिक्स की थ्योरी समझ आ गई, उसकी डेफिनेशन समझ आ गई, थिंकर समझ आ गया और एग्जांपल समझ आ गया, बात खत्म। उसके आगे एबिलिटी नहीं है एथिकल में। तो ये वेरी क्योंकि आसान है, फिलोसफी सोचने के बोलते तो कोई सोच बैठे, है ना। एथिक्स आसान है, तुम जो चीज करते हो एथिकल है। अब सबसे पहला क्वेश्चन करते हो क्या करोगे यार, अभी बेटर है पैसे दूं कि नहीं दूं, है ना। एथिकल हो, ये सब काम मत करो। दिस इज नॉट टीचिंग एथिक्स। यस, माय एम ऑलवेज फॉर यू टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग, बट आल्सो योर एम शुड बी, मैं जितना सिखा रहा हूं ठीक है, आपका नहीं होना है, आपका अच्छे मार्क्स लाके अच्छा ऑफिसर बनने का है। यू डोंट फोकस अपॉन, यू डोंट फोकस अपॉन लाइक मैं सोचूं कि मैं तो पैसे देने के लिए कुछ चीजें बच्चे चलाऊं, यू डोंट डू दैट, दैट इज नॉट योर कंसर्न। अब देने को जिम्मेदारी नहीं करो मत, सिंपल। अब ये फिलोसफी कॉमन सेंस की फिलोसफी, बहुत बड़ी फिलोसफी मोर इसे बोलते हैं मतलब जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये बोलते हैं कि फालतू चीजें सब क्या ये सब कॉमन सेंस लगाओ, गरीब है ऐसे करने के लिए तो पहले सवाल पूछो जेब में है कि नहीं है जेब में, देखिए मुझे लगा बड़े दो कॉमन सेंस, बस सिंपल। तो इतना सब फालतू है जी, मोर बहुत फिलोसफी है, उनका फिलोसफी नाम ये था फिलोसफी कॉमन सेंस, कि सबने दिमाग कर लिया सोच के जो बोलना है बोला कॉमन सेंस सोचो, आपको कौन सा जवाब देगी तो क्या पॉइंट कॉमन सेंस सोचो आगे बढ़ो, है ना। एग्जाम में इनके मार्क्स निकालने फोकस करना है। क्लियर है सबको? कल का आपका होमवर्क है, आपको एथिक्स ऑफ एथिक्स कैसे पढ़ानी है, डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स पढ़ानी है, अप्रोचेस टू एथिक्स पढ़ानी है, व्हाई एथिक्स मैटर, व्हाई दिस मैटर, सब रिलेटेड है। ऐसे टाइप में समझ सब रिलेटेड है, तो कैसे पढ़ाना है सब कुछ, है ना। एनालिसिस ऑफ एथिक्स को क्लास में कैरेक्टर को सब बहुत जल्दी करूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो कभी रीजंस बिहाइंड पॉइंट एथिक्स को नोट करते हैं, की टर्म्स क्या है, बिलीफ का डिफरेंस होता है, एसेंस ऑफ एथिक्स क्या है, एथिक्स मोरालिटी वैल्यूज मींस वर्सेस एथिक्स को पढ़ाना है, व्हेन थिंग्स लॉट्स ऑफ चीजें पढ़ेंगे आपसे करेगा, है ना। वेरी क्विकली ये बहुत समझना, न्यूरोलॉजिकल कॉन्सेप्चुअलिज्म वही सब है, ये सब कुछ करेगा बार-बार। तो इसका पढ़ाना मींस अराउंड एंसर अराउंड बैलेंस क्या होगा, बात करेंगे एथिक्स लॉ और ना लॉ रिलीजन नहीं होता है, वही बस वो ऑब्जेक्टिव में आ गया। तो ये सारी चीजें करना सब कुछ कर देंगे, ये भी इट इज रिस्पांसिबिलिटी टू कंप्लीट इट बिफोर हैंड, कम से कम कल आपको कहां तक कंप्लीट करना है, मतलब मेटा एथिक्स पढ़ा वापस आ गया, वर्चुअल एथिक्स वापस आ गया, मैं बोल रहा हूं पब्लिक प्राइवेट और लाइफ में एक कुछ एनवायरनमेंट क्या होता है, ये क्या होता है। ओके, तो एटलीस्ट अप्लाइड एथिक्स तक तो पढ़ाना ही है ना, ये सब अप्लाइड एथिक्स में तो ट्राई टू कंप्लीट कहां तक, यहां तक। ये टॉपिक एक्चुअली डिस्कस करना, सेकंड टॉपिक होता है ह्यूमन वैल्यूज, है ना। तो यहां तक करने की कोशिश हम करेंगे, तो अच्छे से पढ़ाना है। ओके, मतलब क्योंकि बहुत रिपीटेड है तो मैं हर चीज को बार-बार नहीं समझाऊंगा, डू इट वेरी क्विकली एंड कम टुमारो। हां, एक क्लास में नोट करना, नोट करना होता था क्लास के टाइम में नोट पे, अब वो क्या नहीं है। हां, अब अच्छा होमवर्क क्या है भाई सबका, ह्यूमन वैल्यूज के पहले तक का एथिक्स एंड मोरल को पढ़ के आना है, ठीक है। दिस इज वन होमवर्क, जो ये बंदा एथिक्स को लेक्चर वो क्या है, सेकंड होमवर्क, और कल 11 बजे सबकी क्लास है, ठीक है। एवरीबॉडी हैज टू अटेंड इट लाइव। तो मैं बता रहा हूं कि मंडे यहां से पढ़ना है। सो क्वेश्चन कौन सा वाला है, शक्ति 2 के या 1 जो इस बार के हैं, बट आपको इसी बात समझना सफिशिएंट है, हां बहुत सफिशिएंट है। फिर कोई बात नहीं, 3 क्लास लग गया, बस बताओ फिर हो जाएगा, बट आप पूछेगा तो पूछो, इजी हो जाएगा फिर। अच्छा बात करके बताना होगा, आप रिलेट करो कौन नोट। हां एक वाला करेक्ट, एक वाला कोर्स है, करेक्ट करेक्ट, वो वाला करेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ द बेस्ट, अच्छी बेस्ट मॉडल है। ये ट्रेन ड्राइवर है, ठीक है, क्या है ट्रेन ड्राइवर है और जिस ट्रैक पे जा रहा है, द ट्रेन ड्राइवर इज गोना पर्टिकुलर ट्रैक, ऑन दिस ट्रैक देयर आर 4 पीपल हु आर laying down, right, and on the other track there is one person who is laying down, understanding check करूंगा as per the utilitarian philosophy या फिर teleological philosophy, the consequences of philosophy, इस ड्राइवर को ट्रैक नंबर 1 पे जाना चाहिए कि ट्रैक नंबर 2 पे जाना चाहिए, और ट्रैक नंबर 2 पक्का, एवरी हैज डाउट दैट, पक्का ट्रैक नंबर 2 राइट। सो दिस ड्राइवर वाज ऑन ट्रैक नंबर 2, दैट इज व्हाट द फिलॉसफी द utilitarian theological consequences of philosophy, right। जो इसका ओरिजिनल पाथ था वो ये था ना, ऑब्वियसली ओरिजिनल पाथ था नॉर्मली थियोलॉजिकल फिलॉसफी है जो ड्यूटी की बात करती है, वो क्या बोली, ऑन दिस ट्रैक टू ड्राइवर को ट्रैक नंबर 1, सबको पता है व्हाई, your means है ना, your means have inherent morality, your means matter not the end, आपका means ये है कि अपनी ड्यूटी फॉलो करो, ड्यूटी इज टू go back number 1, है ना, जो आपको बोला है वो काम करो, as per theological philosophy you will go back number 1, right। now what if I tell you that these 4 people are the prime minister, the home minister, the finance minister, the environment minister, the law minister, है ना, बहुत इंफ्लुएंशियल हो गए और ये एक जो इंसान है ये मानव टेररिस्ट है, ठीक है, एक एक्सरसाइज टेररिस्ट है। now what will the cut philosophy say, अब क्या बोलेगी फिलॉसफी, सोचो फिर दिमाग में घुमाओ वापस, think about the theory and repeat in your head। सबके फोन साइलेंट भाई, ट्रैक नंबर 2 अभी ट्रैक नंबर 2 ठीक है, हम फिर से ट्रैक नंबर 2, ओके हम फिर से ट्रैक नंबर 1, ओके ट्रैक नंबर 2 बोल सकते हैं लोग, मुझे ट्रैक नंबर 2 व्हाई, जस्ट बिकॉज़ वी टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यू, बट एक बात सोचो, ये जो लोग हैं इफ दे डाई, है ना, देन 100 crore people will have to suffer, but if he dies nobody will suffer, only he will suffer, एक one person। इसको उल्टा कर देते हैं, लेट अस जस्ट इस केस में ट्रैक नंबर 2 जाएगा, वन पे बात करेंगे भाई, हां इसको 2 जाएगा, इसको उल्टा कर देते हैं। सपोज यहां पे एक इंसान है, नहीं बोल देते हैं, मान लो ये है इंडिया के बहुत ही कोई मेजर सोशल रिफॉर्मर है ना, सोशल लीडर समथिंग, और ये 4 टेररिस्ट, अब बताओ, अब देखना नंबर जस्ट फॉर द सिंपल फैक्ट कि किलिंग ऑफ दिस वन पर्सन विल लीड टू सफरिंग्स ऑफ मिलियंस, है ना, whereas killing of 4 terrorists might lead to suffering of
for greatest number. भाई जाना तो यही चाहिए था ना, इसी को बोलना चाहिए था सोशल रिफॉर्म को फोर्स देते हैं, 4 को कमाल, राइट? But we are changing our course of action as Lord has got philosophy changing our action, and then we talk about 340 why, because it is not about the pure for man of just miracles, it is